वेलकम टू IRNA। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ मेन इश्यू और कंसर्न दैट नीड टू बी स्टडीड। मान के चलिए आपको किसी के ऊपर डिस्कस करना है टॉपिक कि मुझे इस पे स्टडी करनी है या इस पे मुझे रिसर्च करनी है। दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हाई स्ट्रेस अमंग आईसीयू नर्सेस। तो क्या प्रॉब्लम थी कि आईसीयू नर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इसका मतलब यही रिसर्च प्रॉब्लम है। दिस इज द कंसर्न। सेकंड है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव में जो रिसर्च प्रॉब्लम थी उसमें स्ट्रेस था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्पेसिफिक गोल और पर्पस ऑफ द स्टडी टू रिड्यूस द स्ट्रेस अमंग द आईसीयू नर्सेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जब प्रॉब्लम ये है तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि स्ट्रेस को कम करना। तो दिस इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन है पॉपुलेशन। व्हाट इज द पॉपुलेशन? हमें आईसीयू नर्सेस के ऊपर एक रिसर्च करनी है, 100 आईसीयू नर्सेस के ऊपर। तो 100 नर्सेस क्या है? दीज आर द पॉपुलेशंस। और उन 100 नर्सेस पे हमने रिसर्च करी, उसमें से 50 को इनरोल किया। दिस इज द टारगेट पॉपुलेशन। तो दिस इज द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द स्टडी, दिस इज द पॉपुलेशन। और जिन जिन को हमने स्टडी में इन्वॉल्व किया, दिस इज द टारगेट पॉपुलेशन। लाइक एग्जांपल ऑल आईसीयू नर्सेस इन द हॉस्पिटल्स। सेकंड वन है सैंपल। सैंपल क्या होते हैं? सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर द स्टडी। लाइक मुझे 50 आईसीयू नर्सेस पे स्टडी करनी है, तो वो 50 मेरे सैंपल्स हुए। उसके बाद सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल सिलेक्टिंग द नर्सिंग ऑफिसर या नर्सेज फ्रॉम द स्टडी। मुझे 50 में से कितने लेने हैं? दिस इज द सैम्पलिंग, दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब ए सैम्पलिंग मेथड वेयर ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, लाइक रैंडम सिलेक्टेड। यानी कि इसका मतलब हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी की उसकी संभावना कितनी है कि 100 नर्सेज एक आईसीयू में काम करती है, तो क्या सभी को मौका मिलेगा? दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यानी रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन है फ्लिप द कॉइन। आप एक सिक्का उछाल के देखेंगे किसका नंबर आएगा। थर्ड वन है बाउल के अंदर आप लॉटरी मेथड से यूज कर सकते हैं। थर्ड वन आप टेबल मेथड, 1 से 100 के उम्र सभी नर्सेज के नाम लिखेंगे और रेंडमली सिलेक्ट करेंगे कि मुझे 10 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर नर्स को इनरोल करना है। तो दिस इज द मेथड ऑफ द रेंडमाइजेशन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मोर इंपॉर्टेंट इन रिसर्च टू प्रोटेक्ट द बाइसनेस से बचने के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होना चाहिए। तो इसके अंदर सभी को मौका मिलता है रिसर्च में इनरोल होने का। सेकंड वन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंदर जिस दिन आईसीयू नर्सेस ड्यूटी पे थी, मैंने उन्हीं को इनरोल किया, लेकिन जो आज छुट्टी पर उनको इनरोल नहीं किया तो उनको मौका नहीं मिला। दिस इज द नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रेंडमाइजेशन। बिना किसी को किया, इसमें बाइसनेस होने का डर है कि मैंने अपने पसंदीदा नर्सों को ही इनरोल किया, उन लोगों को नहीं किया जो आज छुट्टी पे थे या जो लीव पे हैं, या मैंने उनको छोड़ दिया। तो उनमें से जो डाटा आ सकते थे, जो रिसर्च निकल आ सकती थी, वो छूट गई। तो इसमें बाइसनेस की चांसेस है। दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। थर्ड है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंजेस और वेरी, यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल को होते हैं घटक। सपोज कीजिए आईसीयू में जो नर्सेज वर्क करती हैं उनको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या है? एक तो हो गया स्ट्रेस। अब मैं उन सभी नर्सेज को रिलैक्सेशन टेक्निक से उनका स्ट्रेस कम करूंगा, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आप यहां देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स। मान के चलिए किसी को स्ट्रेस है, तो ये क्या है? दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और मैं रिलैक्सेशन टेक्निक से उस स्ट्रेस को हटा दूंगा। दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज मेजर टू सी द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि मैंने उस पर इंप्लीमेंट किया रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उससे क्या हुआ? उसका स्ट्रेस खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया वो है डिपेंडेंट। स्ट्रेस डिपेंड है किसके? रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट है रिसर्च पे, और डिपेंडेंट कौन सा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? जब मैं उसको रिलैक्सेशन टेक्निक दूंगा। तो ये वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक बड़ी टर्म है जो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात करें हाइपोथेसिस को अपन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं परिकल्पना। यानी कि मान के चलो मुझे रिसर्च स्टार्ट करनी है और ये पता लगाना है कि आईसीयू में जो नर्सेज वर्क करती है वो स्ट्रेस होता है, और मैंने ये पहले से ही धारणा बना ली या परिकल्पना करनी की स्ट्रेस होगा ही होगा, बिना मैंने उसको सत्यापित किए हुए। कि ये है ना रेडीमेड एजुकेटेड गेस होता है, इसमें गेस कर लिया पहले से ही। दिस इज द हाइपोथेसिस। ए टेंटेटिव स्टेटमेंट्स दैट
प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि जो दो वेरिएबल बताए थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे स्ट्रेस कैसे कम होगा रिलैक्सेशन टेक्निक से, तो ये दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप मैंने पहले ही जोड़ दिया कि रिलैक्सेशन टेक्निक से स्ट्रेस कम हो जाना होगा ही होगा, ये मैंने प्रिडिक्ट कर लिया। ये एजुकेटेड गाइस है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, होगा ही होगा ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर हाइपोथेसिस मैंने पहले बना लिया और अगर कभी कभी रिसर्च के एंड में पता लगता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक से स्ट्रेस कम नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इसका दूसरा नाम है हाइपोथेसिस रिजेक्टेड या नल हाइपोथेसिस, इन विच इट स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंस बिटवीन दो वेरिएबल्स, यानी कि स्ट्रेस का रिलेशन टेक्निक से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो हाइपोथेसिस कंप्लीट माना जाता, अगर नहीं है तो नल हाइपोथेसिस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड जॉब परफॉर्मेंस अमंग नर्सेस। एक आईसीयू नर्सेज वर्क कर रही हैं, उनका जॉब परफॉर्मेंस हमने देखा और ये पता लगाया कि क्या रिलेशन हो सकता है स्ट्रेस का और जॉब परफॉर्मेंस में। स्ट्रेस बढ़ता है तो जॉब परफॉर्मेंस कम होना चाहिए, तो ये मैंने एक टेंटेटिव पहले से ही धारणा बना ली थी। तो अगर ये ऐसा होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाना चाहिए। दिस इज द हाइपोथेसिस, दिस इज द एजुकेटेड गाइस या टेंटेटिव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वन है, बात करें अजम्पशन की, तो अजम्पशन क्या होते हैं? अजम्पशन को बात करें तो अजम्पशन को हम कहते हैं धारणा या मान्यता। धारणा मान्यता क्या होती है? अजम्पशन आर द स्टेटमेंट दैट द रिसर्चर एक्सेप्ट्स इज द ट्रू विदाउट प्रूफ इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द रिसर्च। एग्जाम्पल ऑफ assumptions, we only accept the study condition as a true not a results। हमें क्या होता है, हाइपोथेसिस में हमने उन दोनों का संबंध देखा, assumption में क्या हुआ, हमने उनका संबंध नहीं देखा। हमें कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रेस जो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि पार्टिसिपेंट्स को जो हमने जो डाटा दिए, वो जो फॉर्म दिए, टूल क्वेश्चन आंसर दिए, वो उसने दिल से फिल किए होंगे या ईमानदारी से फिल किए होंगे। फर्स्ट वन, पार्टिसिपेंट गिव अ हॉनेस्ट रिस्पॉन्स। सेकेंड वन, द क्वेश्चंस इज अ वैलिड एंड रिलायबल। थर्ड वन, पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस क्लियरली। दिस इज द assumptions। समझ आया? assumption के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने पार्टिसिपेंट्स को जो डेटा भरने के लिए टूल दिए हैं वो उसने जनरली सही भरे होंगे। दिस इज द assumptions। तो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस assumption समझ आया? नेक्स्ट वन, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन ब्लूप्रिंट या एक मैप होता है पूरी रिसर्च का कि मुझे रिसर्च कहाँ से शुरू करनी है और खत्म कहाँ करनी है। द ओवरऑल प्लान और स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च स्टडी, दिस इज द रिसर्च डिजाइन। दिस इज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट इज द रिसर्च डिजाइन। Next one, a tool. What is the tool and what is the tool and instruments? Tool are the device or method used to collect data, like मुझे स्ट्रेस को असेस करना है। स्ट्रेस असेस करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। उन क्वेश्चंस आर जो रेडीमेड टूल हैं या मैं खुद बनाऊंगा, तो जो मैंने बनाए हैं क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को फिल करवाना पार्टिसिपेंट से। दीज आर द टूल्स एंड क्वेश्चंस या इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज ए कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? द कंसिस्टेंसी ऑफ a tool in a producing the same results under similar conditions। मैंने 100 नर्सों से या 100 नर्सिंग से मैंने टूल फिल करवाया। अब हर बार वो टूल एक ही रिजल्ट देना चाहिए। अगर वो जब जब मैं भरवा रहा हूँ अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिलायबल टूल नहीं है। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी टूल प्योर होना चाहिए, उसके पहले रिलायबिलिटी टेस्ट होता है टूल्स का। अगर टूल रिलायबल नहीं है तो रिसर्च बायसनेस होगी, रिसर्च के डाटा मैनिपुलेट हो जाएंगे, रिसर्च आपकी खराब हो जाएगी। तो उसमें क्या हो जाए, सेम क्वेश्चंस गिवन सिमिलर स्कोर ईच टाइम, दिस इज ए कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन बात करते हैं वैलिडिटी। व्हाट इज द वैलिडिटी? द एबिलिटी ऑफ ए टूल टू मेजर व्हाट इज इंटेंड टू मेजर्स, यानी एक्यूरेसी। मुझे किसी नर्सेज का स्ट्रेस लेवल मापना है, तो स्ट्रेस स्केल मैंने यूज की, तो वो स्ट्रेस को ही मापेगी, वो बर्नआउट को नहीं मापेगी, वो हैप्पी को नहीं मापेगी या वो सैड को नहीं मापेगी, वो केवल एंग्जाइटी को ही असेस करने के लिए टूल है। तो एक्यूरेसी, वैलिडिटी क्या है? एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो मैं टूल जिस चीज से मैं मापने जा रहा हूँ वही चीज मापे। एग्जाम्पल क्या है? द स्केल मेजर स्ट्रेस नॉट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मापने का अलग टूल है, एंग्जाइटी मापने का अलग टूल है और स्ट्रेस मापने का अलग टूल है। तो दिस इज द वैलिडिटी। व्हाट इज द पायलट स्टडी? पायलट स्टडी ये होती है जब भी हम किसी जगह रिसर्च करने जाते हैं, मान के चलिए मुझे 1000 पेशेंट पे रिसर्च करनी है, तो मुझे सबसे पहले कम लेवल पे, छोटे लेवल पे या
रिसर्च करके देखनी होगी कि क्या वो रिसर्च सच में पॉसिबल है, क्या डेटा मुझे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्या वो रिसर्च के लिए मुझे वैलिडिटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो स्मॉल स्केल पे जो रिसर्च की जाती है उसे पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी is a small trial study conducted before the main research to check the feasibility and accuracy of the research design, tool and methods। उसके लिए मुझे पायलट स्टडी करनी होगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, कौन कौन से टूल मुझे चेंज करने होंगे, कहाँ कहाँ मुझे सैम्पलिंग एरर हो सकता है। इसलिए अपन बड़े स्केल पे नहीं जाते हुए पहले ही पायलट स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल है टेस्टिंग द टूल ऑन 5 ICU नर्सेज। मुझे 100 नर्सेज पे वर्क करना है या मेन रिसर्च करनी, बट मैं पहले 5 के ऊपर टूल ट्राई करके देख तो लूँ कि क्या वो सच में टूल वर्क करते हैं, क्या सच में नर्सेज को वो प्रॉब्लम है या नहीं है। पता लगे कि मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव गलत बनाए हैं, क्वेश्चन गलत बनाए हैं, तो वो रिसर्च फेल मानी जाएगी। तो इसलिए हम छोटे लेवल पे जो रिसर्च होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा। व्हाट इज डेटा? ए पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। यानी कि मैंने नर्सेस पे स्ट्रेस स्कोर करने के लिए मैंने फॉर्म फिल करवा लिया। फॉर्म फिल करवाने के बाद मैंने उनका स्ट्रेस का स्कोर किया। जो स्कोर आया टेस्ट, दिस इज द डेटा, दिस इज द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन कि उनमें कितना लेवल का स्ट्रेस था। दिस इज द डेटा जो मैंने कलेक्ट किया उनसे। नेक्स्ट वन है डेटा कलेक्शन। दिस इज अ प्रोसीजर इन विच कलेक्शन ऑफ द डाटा, गैदरिंग डाटा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। यानी कि मैं या तो क्वेश्चन आस्क करके या उसको रेडीमेड जो टूल्स फिल करवाने के लिए बोलूंगा तो वो टूल को फिल करेंगे। दिस आर द डेटा कलेक्शन या डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट वन जनरलाइजेशन। यानी कि मैंने किसी रिसर्च की और मैंने ये पाया कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आईसीयू के अंदर नर्सेस का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अब ये मैंने सब जगह पता लगाया, मैंने बहुत सारी नर्सों पे वर्क किया, देखा। अब मुझे देखने पर पता लगा कि सच में ऐसा होता है, तो मैं इसको जनरलाइज करूंगा कि ये सब जगह लागू हो सकता है कि हाँ, स्ट्रेस बढ़ने से परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो अब इस रिसर्च को मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं क्या कहूंगा कि अप्लाइंग द स्टडी फाइंडिंग टू द लार्ज पॉपुलेशन। एग्जांपल रिजल्ट्स अप्लाई टू ऑल आईसीयू नर्सेस। जो मुझे रिजल्ट्स मिले मैं उसको सब जगह जनरलाइज या सब जगह लागू करूंगा। दिस इज जनराइबिलिटी, सबके लिए समानता के रूप में। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है? एक रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस होती है कि कहाँ कहाँ तक रिसर्च गैदर कर सकता है। लाइक आर द वीकनेस और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए रिसर्च स्टडी दैट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर एंड मे अफेक्ट द रिजल्ट्स। ए स्टडी ऑन नर्सेज स्ट्रेस इज कंडक्टेड इन वन हॉस्पिटल ओनली, या स्मॉल सैंपल साइज like only one hospital included, only time is limited, only participant may not give fully honest answer। These are the researchers weakness and limitations। कि अगर सपोज कीजिए मैंने नर्सेज को ऊपर फॉर्म फिल करवाया, उन्होंने जो फॉर्म है वो दिल से नहीं भरा, सैंपल साइज छोटा था, मुझे पार्टिसिपेंट कम मिले, उस दिन नर्सेज लीव पे थे या बिजी थे इसलिए मेरे फॉर्म फिल ना हो पाए। तो दीज आर द माई लिमिटेशंस। टाइम की कमी थी, ये सब चीजें, दीज आर द लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च, या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अंदर एक मिनिमोनिक आएगा स्मार्ट। स्मार्ट का स्पेसिफिक आपको पता ही है। फर्स्ट वन स्पेसिफिक, एस मीन स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरमेंट्स, ए मतलब अटेनेबल, आर मतलब रियलिस्टिक, टी मतलब टाइम बाउंड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा कभी ना पूछा जाता है कि व्हाट इज स्मार्ट। स्मार्ट इज स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरमेंट, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड्स। तो हम कुछ समझते हैं कि क्या होता क्या है, ये स्पेसिफिक क्या है, मेजरमेंट क्या है, अटेनेबल ये क्या चीज़ है। तो अपन वो समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल ये है, एक एग्जांपल आपके सामने है कि टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल अमंग आईसीयू नर्सेस बाय 20% विद इन द 4 वीक यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मुझे एक रिसर्च करनी है और 4 वीक का मेरे पास टाइम है। उस 4 वीक के अंदर मुझे 20% स्ट्रेस को कम करना है इन आईसीयू नर्सेस के ऊपर। तो कैसे होगा? अब मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल अमंग द आईसीयू नर्सेस बाय 20% विद इन द 4 वीक यूजिंग द रिलैक्सेशन टेक्निक। तो मैं स्मार्ट टेक्निक का यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया। उसके अंदर एज पर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है इसमें, रिड्यूस कर रहा हूँ स्ट्रेस लेवल को, आईसीयू नर्सेस के स्ट्रेस को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिक मैंने एक पॉइंट बना लिया, मेरा कैरेक्टर फीचर्स मैंने बना लिया कि मुझे स्ट्रेस को ही कम करना है, मुझे अदर चीजों पर ध्यान ही नहीं देनी। तो एज फॉर स्पेसिफिक।
मेरा कंटेंट है कि मुझे इसको खत्म करना है। सेकंड वन मिजरेबल, मैंने ये पहले ही डिसाइड कर दिया कि 20% मुझे 20% स्ट्रेस को ही खत्म कर पाऊंगा, मुझे पता है। तो मैंने मीजर कर लिया कि 20% स्ट्रेस को मुझे कम करना है, दिस इज ए मिजरेबल। थर्ड वन है अटेनेबल, क्या पॉसिबल है कि मैं रिलैक्सेशन टेक्निक दे दूंगा तो क्या उससे वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दिस इज अटेनेबल, पॉसिबल थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मैं रिलैक्सेशन टेक्निक दूंगा तो क्या उससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दिस इज अ मिजरेबल, अटेनेबल सॉरी। फोर्थ वन है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक क्या है, क्या ये रिलीवेंट है, क्या ये रिलीवेंट है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि आईसीयू में काम करते वक्त स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और मुझे उसको 4 वीक के अंदर तक खत्म करना है। तो रियलिस्टिक है, रियल प्रॉब्लम है कि हाँ आईसीयू में नर्सेज को स्ट्रेस होता होगा, तो दिस इज द रिलीवेंट। और फोर्थ वन है टाइम बाउंड, मैंने टाइम लिखा कि 4 वीक यानी 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे ये डेटा कलेक्ट करना है और रिसर्च कंप्लीट करनी है। तो ये एक स्पेसिफिक, अपन पीछे वापस स्लाइड आते हैं और देखते हैं कि हमने जो 5 चीजें हमने क्यों क्या देखी थी उसके अंदर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, स्मार्ट के द्वारा हमें बताएंगे। एज फॉर स्पेसिफिक मैंने लिया था। एम फॉर मिजरेबल था कि मुझे उतने लेवल को स्ट्रेस को कम करना है। ए अटेनेबल था कि मैं रिसर्च स्ट्रेस को खत्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या वो अटेनेबल है या नहीं है। रियलिस्टिक वो रियल था या नहीं था। और टाइम बाउंड की मुझे 4 वीक के अंदर अंदर मुझे वो रिसर्च कंप्लीट करनी है और वो 20% उसको खत्म करना है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आया होगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमएससी एंट्रेंस एंड नॉट सेट। तो थैंक यू सो मच फॉर आज हमें हमसे जुड़ने के लिए और हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच।